डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 14 से प्रश्न नंबर 20 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 14 है, 10 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो हमें यहाँ 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या ज्ञात करनी है कि वो है कितने। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, 10 के बाद 4 का पहला गुणज कौन सा होगा, और फिर ज्ञात करेंगे 250 से पहले 4 का गुणज कौन सा होगा। तो 10 के बाद 4 का पहला गुणज, तो 10 के बाद संख्या आती है 11, तो 11 4 का गुणज नहीं है। उसके बाद आप देखोगे 12, तो 12 4 का गुणज है। तो 10 के बाद 4 का पहला गुणज है वो है 12। और 250 से पहले 250 से पहले 4 का अंतिम गुणज, यहां तो हमने ये गिन के ज्ञात कर लिया था, लेकिन ये संख्या 250 है, यहाँ पे काफी बड़ी भी आ सकती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे जो संख्या आपको दे रखी है और जिसका गुणज ज्ञात करना है, जैसे 4 का गुणज ज्ञात करना है तो इसको 4 से हम भाग दे लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 6 के 24 और 1 0 4 दूना 8, और ये बच जाएगा शेष 2। तो अब 250 में से 2 अगर आप घटाते हो तो वो बच जाएगा 248। तो अंतिम गुणज है 10 और 250 के बीच में 4 का जो अंतिम गुणज है वो कितना होगा, वो 248 होगा। तो यहाँ पे संख्या अनुक्रम हमारी बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, संख्या अनुक्रम होगा। अब यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि आपको एक तो पहला गुणज ज्ञात करना है और एक अंतिम गुणज ज्ञात करना है। तो संख्या अनुक्रम ऐसे हो जाएगा, जैसे 4 का पहला गुणज हमारे पास 12 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 12 और 4 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट गुणज जो है वो हो जाएगा 248। तो ये एक समांतर श्रेणी बनी है, और समांतर श्रेणी में हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। 4 के कितने गुणज है ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहला पद ए है वो 12 है, डी है वो 16 माइनस 12, ये हो जाएगा 4, और ए एन की कीमत है वो है 248, और आपको एन का मान ज्ञात करना है। तो अब ए एन के लिए फार्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होता है। तो ए का मान 12 है, एन का हमें ज्ञात करना है, डी का मान 4 मिला है, और ए एन का मान है वो 248 है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 4n माइनस 4 बराबर 248। तो 12 में से 4 जाएगा 8, प्लस में 4n बराबर 248, और ये हो जाएगा 4n बराबर 248 माइनस 8, और 4n बराबर 248 में से 8 जाएगा 240, n की वैल्यू हो जाएगी 240/4, 4 6 के 24, और ये 0 60। तो यहाँ n की वैल्यू आई है वो 60 आई। तो इसलिए 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणजों की जो संख्या होगी वो 60 होगी। अतः 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या है वो 60 होगी। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 10 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले 10 के बाद का पहला गुणज ज्ञात करना है, और 250 से पहले जो आएगा वो अंतिम गुणज आपको ज्ञात करना है। तो पहला गुणज तो आप 10 के बाद, जैसे 11 आपने चेक किया नहीं है, उसके बाद 12 चेक कर लिया, 12 पहला गुणज आया। अंतिम गुणज के लिए हम यहाँ 250 को 4 से भाग दे देंगे, शेष जो बचेगा वो 250 में से घटा देंगे, तो ये अंतिम गुणज आ जाएगा। तो संख्या अनुक्रम हमारे पास ये बनेगा, पहली संख्या 12 और फिर 4 4 उसमें जोड़ते जाएंगे, और अंतिम
जो संख्या है इस अनुक्रम की वो 248 है। तो यहाँ ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, ए एन हमारे पास है और हमें एन का मान ज्ञात करना है जो कि 60 आया। तो इसलिए 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या वो 60 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 इस तरह से ये एक श्रेणी बढ़ती जा रही है और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 के अन्वय पद बराबर होंगे। तो यहाँ हमें n का मान ज्ञात करना है जब पहली श्रेणी का अनुआ पद और दूसरी श्रेणी का अनुआ पद बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहली श्रेणी का an ज्ञात करेंगे, दूसरी श्रेणी का an ज्ञात करेंगे और दोनों को बराबर रख के n का मान ज्ञात कर देंगे। ये हमारे पास टारगेट है। तो यहाँ हमें पहली समांतर श्रेणी देखो क्या मिली है। पहली समांतर श्रेणी ये है 63, 65, 67 ऐसे। यहाँ a का मान है 63 और d हो जाएगा 65 माइनस 63 2 और आपको ज्ञात करना है an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 63 प्लस में n हमें ज्ञात करना है अनुआ पद, तो n माइनस 1 और d का मान है 2। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n। पहली समांतर श्रेणी का अनुआ पद है वो 61 प्लस 2n आया। तो यहाँ पे हमें पहली समांतर श्रेणी दे रखी थी, इसका अनुआ पद हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरी समांतर श्रेणी देखो क्या दी हुई है। दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी ये दे रखी है 3, 10, 17 ऐसे बढ़ती जा रही है। इसका भी अनुआ पद हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पहला पद है वो 3 है, डी है वो 10 में से 3, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 7 और an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 यूं का यूं और d का मान 7 है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 यानी 7n माइनस 4, ये an। पहली समांतर श्रेणी का हमने अनुआ पद ज्ञात कर लिया, दूसरी समांतर श्रेणी का भी अनुआ पद ज्ञात कर लिया। अब हम इन दोनों पदों को बराबर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि दोनों समांतर श्रेणियों के अन्वय पद बराबर है, तब n का मान ज्ञात करना है। तो अब दोनों श्रेणियों के अन्वय पद बराबर है। अगर अन्वय पद बराबर है तो पहली का an 61 प्लस में 2n बराबर ये आ जाएगा 7n माइनस 4। तो n एक तरफ ले लो और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो एक तरफ ले लो। ये हो जाएगा 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 माइनस 61, 2 में से 7 जाएगा माइनस 5n बराबर ये माइनस 61 और माइनस 4 माइनस 65 हो जाएगा। n का मान ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 65/5 ये कट के आ जाएगा 13 और n का मान ही हमें ज्ञात करना था। तो इसलिए दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। अतः दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा। तो यहां हमने क्या किया, पहली समांतर श्रेणी का अनुआ पद ज्ञात किया, दूसरी समांतर श्रेणी का भी अनुआ पद ज्ञात किया, फिर दोनों समांतर श्रेणियों के अन्वय पद हमने बराबर रख दिए तो n का मान हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो वो एपी हमें ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर हमारे पास 16 है और सातवां पद दूसरा ये दे रखा है कि सातवां पद A7
उसके 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 5वें पद से 12 अधिक है। ये दो कंडीशन हमें दे रखी है और वो एपी ज्ञात करनी है। यानी तीसरा पद 16 दिया हुआ है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, A3 होता है A प्लस n-1 यानी 3 माइनस 1, तो 2D बराबर 16। तो यहां समीकरण 1 मान के हम छोड़ देते हैं। यहां देखो A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D हम लिख सकते हैं, और A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे, प्लस में 12। तो A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। तो ये एक तरफ ले आएंगे हम, A और D कांस्टेंट दूसरी तरफ रहने देंगे। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। तो A से A हट जाएगा क्योंकि एक A प्लस का है, एक A माइनस का है। 6D माइनस 4D ये बचेगा 2D बराबर 12, और D का मान आ जाएगा 12/2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, D की वैल्यू आई 6। अब D का मान हम कहाँ रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान, अब यहां से ये D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, A प्लस 2 गुणा में D का मान आया हमारे पास 6 बराबर 16। तो A प्लस 12 बराबर 16। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 12, और ये हो जाएगा 4। तो A का मान हमारे पास 4 आया और D का मान है वो 6। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करनी है। तो अतः अभीष्ट जो AP होगी वो इस टाइप से होगी। अभीष्ट AP कौन सी होगी, अब अभीष्ट AP वो है, वो हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, इसी तरह से A प्लस 3D, और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो A का मान हमारे पास 4 है, A प्लस D यानी 4 प्लस 6 हो जाएगा, A प्लस 2 गुणा में 6 हो जाएगा, A प्लस 3 गुणा में 6। A का मान रखते जाओ, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो ये होगा 4, 4 और 6 10, 4 और 12 16, और 4 और 18 22। ये हमारी अभीष्ट AP आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, A3 बराबर 16 दिया हुआ था, और A7 बराबर दिया हुआ था A5 प्लस 12 कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमने सबसे पहले A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 16 लिख के समीकरण 1 मान लिया इसको। A7 को A प्लस 6D लिख दिया, A5 को A प्लस 4D लिख दिया। तो यहाँ पे जब ये समीकरण हमने हल की तो यहाँ D का मान आया 6, और D का मान समीकरण 1 में रखा तो A का मान आ जाएगा 4। जब A का मान हमारे पास है, D का मान हमारे पास है, तो AP होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। यहाँ पे हम A और D का मान रख देंगे तो हमारे पास अभीष्ट AP आ जाएगी। और इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 17 है AP 3, 8, 13 और इस तरह से बढ़ती हुई ये 253 तक जा रही है। में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर शुरुआत से 20वां पद हमें ज्ञात करना होता तो A हमारे पास है, D हमारे पास है, A20 हम ज्ञात कर देते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अंतिम से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो अंतिम से 20वें पद के लिए जो ये समांतर श्रेणी हमें दी हुई है इसको विपरीत क्रम में हम सबसे पहले लिखेंगे, और विपरीत क्रम में लिखने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ देखो, पहले स्टार्टिंग से A के बराबर कितना है, तो A के बराबर है वो 3 है, D है वो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, और AN है वो 253 है, AN 253 है। जब विपरीत क्रम में लिखेंगे ये तो A हो जाएगा, और ये D है वो माइनस D में चेंज हो जाता है जब विपरीत क्रम में लिखते हैं, और जो A है वो AN हो जाता है। तो अंतिम से जब हम AP लिखते हैं, अंतिम पद से तो AP होगी वो ये होगी, पहला पद है वो 253 हो जाएगा, D है वो 5 है,
तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो d -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 253 में से 5 घटाएंगे 248, फिर 5 घटाएंगे 243 और इस तरह से बढ़ती जाएगी और अंतिम पद है वो कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। और ये 3 पद आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 3 से पहले 8 आएगा, 8 से पहले 13 आएगा। तो अब यहाँ इस एपी की शुरुआत से अगर हम 20वीं टर्म ज्ञात कर दें तो वो इस एपी की अंतिम से 20वीं टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए के बराबर कितना है, ए के बराबर 253 है और डी के बराबर 248 माइनस 253, ये हो जाएगा -5। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n के बराबर 20 दिया हुआ है, A20 हमें ज्ञात करना है। तो A20 के लिए फार्मूला हमारे पास A + 19D। तो A का मान 253 है, प्लस में 19, D का मान -5, 253 माइनस 95 हो जाएगा। 253 में से 95 जाएगा तो ये आ जाएगा 158। तो अतः अंतिम से 20वां पद जो है इस एपी का 158 होगा। अतः दी गई एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। ये हमारा उत्तर आया। जब भी हमें अंतिम से कोई भी पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, अनुवां पद ज्ञात करना है, कोई भी ज्ञात करना है, तो दी गई एपी को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। और विपरीत क्रम में लिखते समय जो लास्ट पद है वो पहला पद हो जाता है और जो पहला पद है वो लास्ट हो जाता है। और दी गई एपी में जो डी दिया हुआ है उसका नेगेटिव विपरीत क्रम में डी हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। हमें ये दिया हुआ है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, A4 + A8, ये हमें दे रखा है 24। दूसरा क्या दे रखा है, छठे और 10वें पद का योग 44 है, यानी A6 और A10 इनका योग 44 है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है प्रथम 3 पद, यानी A आपको ज्ञात करना है, A + D आपको ज्ञात करना है, A + 2D आपको ज्ञात करना है। अब देखो चौथे और 8वें पद का योग आपको 24 दिया हुआ है, छठे और 10वें पद का योग 44 दिया हुआ है और प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो ये आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब A4 को हम देखो क्या लिखेंगे, A4 को लिखेंगे कि A + 3D और A8 को लिखेंगे कि A + 7D, यानी इससे एक कम लिखा जाता है, 4 है तो 3, 8 है तो 7, n-1 और ये होगा 24। A में A जोड़ोगे तो 2A हो जाएगा, प्लस में 10D बराबर 24। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब नेक्स्ट देखो A6 को हम क्या लिखेंगे, A + 5D लिखेंगे, A10 को A + 9D लिखेंगे और ये आ जाएगा 44। A में A जोड़ोगे तो ये 2A हो जाएगा, 5D और 9D 14D होगा बराबर 44 और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाओ, विलोपन विधि के द्वारा इसको हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर जब हम ये घटाएंगे तो ये होगा 2A + 10D बराबर 24, ये समीकरण 1 थी। 2A + 14D ये ऊपर नीचे लिख लेना चाहिए ताकि गलती ना हो। तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 10 में से 14 जाएगा -4D,
और 24 में से 44 जाएगा तो -20, माइनस से माइनस कट जाएगा। 4D बराबर 20 और D का मान आ जाएगा 20/4, 4 एकम 4, 4 5 20, D का मान आया 5। अब D का मान कहाँ रख दें? D का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख दो, जहां मर्जी रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2A प्लस में 10 गुणा में D का मान 5 बराबर 24, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 50 बराबर 24। 2A बराबर 24 माइनस 50, 2A बराबर 24 में से जब 50 जाएंगे तो -26 बचेगा। A का मान आ जाएगा -26/2, 2 एकम 2 और 2 से ये 13 कट जाएगा, तो A का मान जो है वो -13 आया और D का मान है वो 5 है। तो पहला पद कितना हो जाएगा? पहला पद -13 हो जाएगा। दूसरा पद A प्लस में D का मान 5, तो ये -8 हो जाएगा। तीसरा पद -13 प्लस में 2 गुणा में 5, -13 प्लस 10, ये आ जाएगा -3। तो पहला पद -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद -3। तो ये लिख सकते हो, अतः पहले 3 पद कौन कौन से होंगे? -13, -8 और -3 होंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था? A4 और A8 का जोड़ 24 दिया हुआ था, A6 और A10 का जोड़ है वो 44 दिया हुआ था। हमें A प्लस D, A प्लस 2D हमें ज्ञात करना था। तो एक समीकरण तो इनसे बन जाएगी, एक इनसे बन जाएगी। विलोपन विधि से हम D और A का मान ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास A प्लस D, A प्लस 2D तीनों मान आ जाएंगे। पहले 3 पद आ जाएंगे, -13, -8 और -3। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पे काम आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए होगा? तो ये 1995 जो है ये सन दिया हुआ आपको, तो इसका यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। 1995 जो है वो केवल सन है। यहाँ पे जो मासिक वेतन का शुरुआत है वो है 5,000 रुपए, यानी 5,000 रुपए उसको शुरू के वर्ष में मिलते हैं। फिर प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती है, तो अगले वर्ष उसको 5200 रुपए मिलेंगे, अगले वर्ष 5400 रुपए मिलेंगे और किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। यूं बढ़ता जाए तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा कि अन हमें ज्ञात करना है। अगर वो सन पूछता तो अन की वैल्यू 1995 में हम जोड़ देते, लेकिन यह सन नहीं पूछा है। तो किस वर्ष उसका वेतन पूछा है तो हम वर्ष ज्ञात करेंगे, 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में या 11वें वर्ष में कब उसका वेतन है वो 7,000 रुपए हो जाएगा। तो ये देखो एक बार स्टेटमेंट फिर दोबारा समझो कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पे काम आरंभ किया। स्टार्टिंग की 5,000 रुपए से। प्रत्येक वर्ष उसमें 200 रुपए की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष उसको 5200 रुपए मिलेंगे, तीसरे वर्ष उसको 5400 रुपए मिलेंगे और किस वर्ष उसको 7,000 रुपए मिलेंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे A का मान है वो है 5,000, D है वो 5200 माइनस 5,000, ये 200 हो जाएगा और AN है वो 7,000 है। हमें N का मान ज्ञात करना है। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर AN होता है। तो A का मान 5,000 प्लस में N हमें ज्ञात करना है और D का मान है वो 200 बराबर 7,000। तो अब ये 5,000 को उधर ले चलो, ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000। तो ये N माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000 में से 5,000 जाएगा 2,000। N माइनस 1 बराबर 2,000 बटे ये 200 हो जाएगा। 200 से ये कट जाएगा 10 पे, तो N की वैल्यू 10 प्लस
ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। n का मान आया 11। तो अतः 11वें वर्ष में जो सुब्बाराम का वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। अतः 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे हमें a बराबर 5,000 दिया हुआ था, d बराबर 200 दिया हुआ था, an है वो 7,000, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। ये फार्मूला हम लगाते हुए यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी यहाँ पे प्रथम सप्ताह में जो बचत कर रही है वो 5 रुपए की कर रही है और प्रति सप्ताह बढ़ोतरी है वो 1.75 रुपए की है। nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए की है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो पहले स्टेटमेंट समझें कि हमें दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। प्रथम सप्ताह में रामकली ने जो बचत की वो कितनी की, 5 रुपए की। प्रथम सप्ताह में बचत की, ये की है वो 5 रुपए की है। और बढ़ोतरी कितनी हुई है, प्रति सप्ताह बचत बढ़ाती है, प्रति सप्ताह बचत बढ़ाती है और वो बढ़ाती है 1.75 रुपए। इसके बाद nवें सप्ताह में देखो कितनी हो जाती है, nवें सप्ताह में बचत होती है कितनी, ये हो जाती है 20.75 रुपए की। अब आपको समझ में आ जाएगा, पहले सप्ताह जो है वो बचत है 5 रुपए यानी a के बराबर 5 है और जो बचत बढ़ाती है यानी d का मान है वो 1.75 रुपए है और an की वैल्यू है वो 20.75 है और हमें n का मान ज्ञात करना है। तो अब आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। हमें यहाँ a के बराबर 5 दिया हुआ है, d के बराबर 1.75 दिया हुआ है, an का मान 20.75 और n हमें ज्ञात करना है। तो अब an हमारे पास है, a है और d है, हमें n ज्ञात करना है। फार्मूला लगाएंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। तो a का मान 5 है, n-1 n का मान हमें ज्ञात करना है, d की वैल्यू है 1.75 और an का मान है वो है 20.75। तो अब ये 5 प्लस में 1.75 गुणा में n माइनस में 1.75, ये n के साथ गुणा कर दी फिर 1 के साथ कर दी, ये 20.75 हो जाएगा। तो अब 1.75 n बराबर ये हो जाएगा 20.75 प्लस में 1.75 और ये जाके उधर माइनस आ जाएगा, माइनस में 5। तो अब ये कितना बचेगा, 1.75 n बराबर 20 और 1 21, 22.5, 22.5 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 17.5। n की वैल्यू हो जाएगी 17.5 बटे 1.75। ये जब आप दशमलव तोड़ोगे तो नीचे तो 10 हो जाएगा और 1.75 ये तोड़ोगे तो ऊपर 100, इससे ये कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो n का मान हमारे पास 10 आ जाएगा। तो अतः 10वें सप्ताह जो है साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाएगी। अतः 10वें सप्ताह में बचत 20.75 रुपये होगी। यानी पहले सप्ताह की बचत 5 रुपये, प्रति सप्ताह जो बढ़ोतरी है वो 1.75 रुपये की है। तो 10वें सप्ताह में
जो बचत होगी वो 20.75 रुपए होगी। तो उत्तर कितना आ जाएगा, n का मान आएगा वो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।